तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है वो दस्तूर जारी है। आज की कहानी शुरू करूं उससे पहले मेरा आपसे एक सवाल है और इस सवाल का अंत आप पूरी कहानी में ढूंढिएगा और अगर अंत में इस सवाल का जवाब मिल जाए तो जरूर बता दीजिएगा कि क्या किसी इंसान को मरने के लिए उसकी जान जाना जरूरी है। अब आपको लग रहा होगा कि ये कैसे लॉजिकल सवाल है, लेकिन इस सवाल को आप आखिर में जब समझेंगे तो हो सकता है कि आपको इसका जवाब मिले कि हाँ, किसी इंसान को मरने के लिए जान जाना जरूरी है या फिर आदमी जीते जीते भी मर सकता है। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं, पूरी कहानी आप सुन लीजिए। बेंगलुरु में 3 लोग रहा करते थे। उनमें से एक का नाम हरीश, दूसरे का नाम नागराजू और तीसरे का नाम मुगलिन। तीनों लगभग 23, 24, 25 ऐसी जवानी की दहलीज पे इन्होंने कदम रखा। पढ़े लिखे थे नहीं, साथ में कोई हुनर कोई स्किल नहीं थी। पैसे भी कमाने का एक जज्बा तीनों को लगा। इसी दौरान तीनों ने सोचा कि अगर हम कुछ क्राइम की दुनिया में कदम रखें तो हो सकता है कि बहुत कम समय में हम बहुत तेजी के साथ पैसे कमा लें। और क्राइम की दुनिया में कदम रखने का फायदा ये होगा कि लोग डरेंगे, लोग इज्जत करेंगे, जिससे जितना चाहूंगा उतने पैसे मिल जाएंगे, जो चाहूंगा वो कर लूंगा, पुलिस प्रशासन सब जेब में रहेगा। लिहाजा इन्होंने फिर क्राइम की दुनिया में कदम रखा। पहले छोटी मोटी चोरी की, उसके बाद फिर लोगों को धमका के पैसे लूटे, राह चलते लोगों को लूट लिया। लेकिन इनसे भी बात बन नहीं रही थी, क्योंकि कभी चोरी करने जाए तो वहाँ पकड़े जाने का चांस हो। अगर किसी को लूट रहे हैं तो उस आदमी को बचाने के लिए भी कुछ लोग आ जाते। अच्छा, जिसको लूटने जा रहे हैं ये भी नहीं पता कि कितने पैसे उसके पास हों, गले में जो चैन है वो असली है कि नकली है, ये तमाम सवाल। लिहाजा ये लोग परेशान, अब करें क्या, क्राइम भी करना है, मोटे पैसे भी कमाने हैं, ज़्यादा पैसा मिल नहीं रहा। तब उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि अगर हम लोग सुपारी किलिंग करने लगे, यानी लोगों से पैसे लें और उस पैसे के बदले किसी को मारने लगे, तो फिर पैसे पहले ही मिल जाएंगे, मारने के बाद उसके गले में, पर्स में, पॉकेट में जो कुछ होगा वो भी मिल जाएगा और एक फिक्स रेट होगा। पहले से हम अपना रेट बताएंगे कि हमें कत्ल करने का इतना रुपया चाहिए। अब ये तीनों जब आपस में एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, तीनों को ही लगता है कि ये आइडिया बहुत सही है। इसके बाद इन्होंने सुपारी किलिंग करना शुरू किया। बात आगे बढ़ी, वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ा। इनके बारे में भी बाकी लोगों को जानकारी हुई कि हाँ, हरीश, नागराजू और मुगलिन जो हैं ये सुपारी किलिंग करते हैं। और जब ये मकबूलियत इनकी बढ़ी, जब ये लोग मशहूर हुए, ये लोग सुपारी किलिंग करते हैं, तब फिर एक क्लाइंट आता है इनके पास जिसका नाम होता है हिमंता कुमार। हिमंता आता है, आने के बाद कहता है कि कत्ल करना है। अब इन तीनों ने पूछा कि किसका कत्ल करना है। तब उसने एक नाम बताया और कहा कि उसका नाम नवीन है। अब इन तीनों ने पूछा कि भाई कत्ल क्यों करना है, हालांकि हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन कत्ल क्यों करना है बता दो तो थोड़ा सा स्टोरी भी हम जान लें। तब हिमंता ने बताया कि जो नवीन है उसकी वाइफ को मैं प्यार करता हूं, वो भी मुझे प्यार करती है, बीच में डिस्टर्ब कर रहा, तो इसको रास्ते से हटाना है, इस वजह से उसको मारना है। अब मारने की जो कीमत है वो तुम बता दो और पैसे लेके मार दो, बात खत्म करो। अब इन तीनों ने कहा कि ठीक है, तुम्हारा काम हम कर देंगे, लेकिन 2 लाख रुपए चाहिए और 2 लाख रुपए में से 90,000 रुपए अभी चाहिए और बाकी 1,10,000 काम होने के बाद, चूंकि 90,000 में हमें कुछ सामान लेना होगा, भाई असलाह लेना होगा। हिमंता ने कहा ठीक है, लेकिन एक शर्त है, 90,000 एडवांस में तो दे रहा हूं, लेकिन कत्ल करने से पहले या फिर कत्ल करने के बाद लाश की जो तस्वीर है व्हाट्सएप पे हमें भेज देना और फिर लाश को ऐसी जगह ठिकाने लगा देना कि कभी भी वो लाश ना ही पुलिस के हत्थे चढ़े और ना ही कोई खोजने जाए तो उस लाश को पाए। अब ये बात हिमंता ने बोली, सीरियल किलर ने भी कहा, यानी सुपारी किलर ने, कि हाँ भाई बात तो ठीक है, वैसे भी अगर लाश मिलती है तो फिर जो किलर है उनके लिए भी खतरा है। उसके बाद फिर 90,000 रुपए जो हिमंता है एडवांस दे देता है। इसके बाद से ये तीनों यानी हरीश, नागराजू और मुगली रेकी करना शुरू करते हैं नवीन की। नवीन की जब रेकी करते हैं तो पता चलता है कि नवीन जो है थोड़े बहुत इधर उधर काम करता है और उसके पास एक कार है, तो उस कार को वो कैब की तरह इस्तेमाल करता है और उससे वो पैसे कमाता है। अब इन तीनों को लगा कि अगर ये कैब चलाता है तो क्यों ना कैब के ही माध्यम से इसका कत्ल करें। तमाम रेकी करने के बाद कि वो कब आता है, कब जाता है, कितने बजे बाहर होता है, किस किस इलाके में जाता है, इन्होंने जब तमाम रेकी कर ली तो फाइनली जो कत्ल का दिन था वो मुकर्रर किया गया। तारीख थी 23 जुलाई साल 2022।
यानी 2 साल पहले की बात है। 23 जुलाई साल 2022 को फाइनली इन तीनों जो किलर्स थे इन्होंने फैसला किया कि अब नवीन को मारना है। और साथ ही फिर हिमंता और जो नवीन की वाइफ थी उसको जानकारी हुई कि आज नवीन मार दिया जाएगा। तमाम लोग एक्साइटेड। इन तीनों किलर ने अपना प्लान बनाया। प्लान के तहत शाम के लगभग 6 साढ़े 6 बजे जो हरीश और नागराजू हैं ये दोनों एज ए पैसेंजर यानी इधर उधर जाने के लिए जब देखते हैं कि सड़क पे कोई नहीं है और मुखबिरी पूरी थी किसी रास्ते से आएगा, तो एक सुनसान सड़क पे फिर हरीश और नागराजू उस कैब यानी नवीन को रोकते हैं। वो रुकता है, रुकने के बाद पूछता है कि बताइए। ये दोनों पूछते हैं कि क्या आप टैक्सी चलाते हैं? नवीन ने कहा हाँ। तभी उन्होंने बताया कि मुझे एक जगह जाना है और अगर वहाँ छोड़ दोगे तो बात ठीक हो जाएगी और जो कुछ पैसे चाहिए वो पैसे ले लो। अब नवीन को भी लगा कि भाई चलो ठीक है, शाम का वक्त है, 100 200 500 और कमा लूंगा तो घर जाऊंगा, बीवी भी खुश हो जाएगी। उन्होंने बैठा लिया नवीन ने। इसके बाद ये दोनों रास्ता बताने लगे। थोड़ी दूर आगे और जाते हैं, मुगलिन भी गाड़ी में बैठ जाता है। बैठने के बाद फिर ये तीनों लोग नवीन को लेके एक जंगल में जाते हैं। जाने के बाद अब नवीन को मारते हैं। मारने के बाद उसकी जो तस्वीर इधर जो सुपारी देने वाला था हिमंता उसके फ़ोन पे भेजते हैं। हिमंता उस तस्वीर को भेज देता है जो नवीन की वाइफ थी अनुपल्लवी उसके फ़ोन पे। अब पैसे लेने थे तो तस्वीर भेज दी। उसके बाद जो किलर्स थे उन्होंने लाश को ठिकाने लगा दिया। उसके बाद पैसे ले लिए, बात आई गई हो गई। लेकिन अब हिमंतो जो था, जो आशिक था, उसका तो कोई मामला उतना था नहीं। लेकिन अनुपल्लवी जो थी यानी नवीन की वाइफ, अब उसे अपने घर में भी दिखाना था कि भाई नवीन गायब है, उसको ढूंढना है, तमाम चीज़ें। तो फिर नवीन की गायब होती उसी रात से जो अनुपल्लवी थी लगातार अलग अलग दोस्तों के पास फ़ोन करके पता कर रही है कि आखिर नवीन कहाँ है। तमाम दोस्त अब वही जवाब देते कि आखिर नवीन तो हमारे पास आया नहीं है। उसके बाद फिर जहाँ नवीन काम करता था अनुपल्लवी वहाँ गई, वहाँ खोजने के लिए कि कहाँ है। वहाँ भी कोई खास जानकारी नहीं मिली। बार बार फ़ोन कर रही, फ़ोन भी नहीं उठ रहा। ऐसे ऐसे करके लगभग 2 दिन गुजर गए। 2 दिन गुजर गए, लगातार अनुपल्लवी खोज रही अपने पति को। हालांकि जानकारी तो थी कि पति मर चुका है, लेकिन एक स्वांग, एक आडंबर तो रचना था कि पति को मैं खोज रही हूँ। अगर ना खोजती तो फिर सबके शक की जो सुई है वो इन्हीं के ऊपर आ जाती। लगातार वो इधर उधर दोस्तों के पास, पड़ोसियों के पास रो रो के जा रही है, फरियाद कर रही है कि मेरा पति कहीं गायब है, मिल नहीं रहा। तमाम तरह की मिन्नतें कर रही है लोगों से। इसी दौरान नवीन की एक बहन वहीं रहा करती थी। वो भी लगातार, अब आदमी अपने भाई बहन को 2-4 दिन पे तो फ़ोन कर ही लेता है, खासकर अगर बहनें हैं तो भाई को करती हैं। तो 2-3 दिन से वो बहन भी नवीन को फ़ोन कर रही थी, फ़ोन बंद आ रहा था। वो भी परेशान हुई। उसने फिर अपनी भाभी को कांटेक्ट किया, यानी अनुपल्लवी को। अनु से पूछा कि नवीन भैया कहाँ हैं। अब अनु रोने लगी। रोने के बाद उसने पूरी कहानी बताई कि कैसे नवीन बाहर निकला था, उसके बाद वो गायब हो गया। हैरान परेशान दोनों लोग खोज रहे हैं। अब जब बहन ने ये बात सुनी, सुनने के बाद बहन वापस आती है। वापस आने के बाद अपने तरीके से तमाम दोस्त यार जिनको जानती थी उनसे पूछती है। फिर अनुपल्लवी से कहती कि क्या तुमने पुलिस में कंप्लेन की? अनुपल्लवी कहती है कि नहीं, मैंने कंप्लेन तो नहीं की। इस पे वो पूछती है कि क्यों नहीं की? तब वो बताती है कि दरअसल मुझे लगा कि कहीं अपने मन से चले गए होंगे और मैं कंप्लेन करूं, बाद में कोई बात विवाद ना हो, और मेरे दिमाग में इतना आइडिया भी नहीं आया था। अब ये बात जब बहन सुनती है तो उसने कहा कि नहीं यार, तुमने गलत किया, फ़ौरन चलो पहले हम कंप्लेन दर्ज करेंगे। उसके बाद अनुपल्लवी यानी नवीन की वाइफ और बहन दोनों पीनिया इलाके में जाते हैं और जाने के बाद जो पीनिया का पुलिस स्टेशन था वहाँ पे कंप्लेन दर्ज करवा देते हैं। अब पुलिस वाले पहले तो जब कंप्लेन सुनते हैं कि एक आदमी 23 तारीख से गायब है और 2 अगस्त को फाइल ये कंप्लेन हुई थी, यानी 9 दिन, तो 2 अगस्त को जब कंप्लेन हुई तो पहले ही पुलिस वाले भड़क गए, भैया इतने दिन से आप कहाँ थे। और साथ ही अभी तक उनको कोई लाश वाश भी नहीं मिली थी, क्योंकि आमतौर पर कहीं ना कहीं से कोई लाश की सूचना होती है। तो पीनिया इलाके में किसी लाश की कोई सूचना नहीं थी। तब पुलिस वालों को लगा कि यार ये क्या मामला है, कहीं ऐसा तो नहीं कि नवीन अपने मन से कहीं चला गया। बहरहाल उन्होंने नवीन की तस्वीर ली और तस्वीर लेने के बाद अलग अलग इलाकों में उसको भेजा।
तमाम व्हाट्सएप ग्रुप्स में उसको सर्कुलेट किया, जितने मुखबिर थे उनको एक्टिव किया, तमाम तरीके से जांच पड़ताल करते रहे। इधर जो अलग अलग टीमें थी उनको काम पे लगा दिया गया कि जितना जल्दी हो सके नवीन को खोजा जाए। तमाम एक्सपर्ट्स लगे, तमाम मुखबिरों को दौड़ाया गया, पुलिस वाले अलग अलग इलाकों में पता करने लगे, जितने टोल नाके थे वहाँ चेक किया कि भाई उस कैब का लास्ट लोकेशन कहाँ है। तमाम भंगार वालों से पता किया कि क्या कहीं कोई कैब वेब ऐसी बिकी है क्या। तमाम और लोगों से पूछा कि क्या किसी इलाके में कोई लाश वाश देखी गई है, क्योंकि 9 दिन में फिर लाश ही मिल सकती है। अगर आदमी गायब होता तो अब तक कहीं से रंगदारी का फ़ोन आ जाता या फिर कुछ और आ जाता, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। पुलिस वाले अपने तरीके से खोजते रहे, नंबर की लास्ट लोकेशन वगैरह खंगालते रहे, टोल नाकों के कैमरों को चेक करते रहे, लेकिन दिन गुजरते चले गए। ना ही नवीन की कोई जानकारी मिली, ना ही नवीन की कार का कहीं कुछ पता चला। हैरान परेशान पुलिस वाले भी कि यार इतनी मेहनत कर रहे हैं, नवीन की कोई जानकारी नहीं मिल रही। इधर फिर जो घर वाले हैं उनका रो रो के बुरा हाल, बहन अलग परेशान है, पत्नी अलग नाटक कर रही है। वक्त बीतता चला गया। 2 तारीख को FIR हुई थी, 23 तारीख से नवीन शाम से गायब था। फाइनली 6 तारीख आ जाती है। 6 तारीख लगभग बीत गई, शाम हो गई। शाम जब होती है, जो बहन थी वो घर में बैठी कुछ सोच रही है, पत्नी भी बैठी इस उम्मीद में कि पुलिस वाले आज कुछ सूचना दे दें, आज कुछ अच्छी खबर सुना दें। तभी अचानक से दरवाजे पे आहट होती है। अब दरवाजे पे आहट हुई, दोनों लोग पर चौंकते हैं कि भाई कौन आ गया, कहीं कोई जानकारी तो नहीं पुलिस वालों ने दे दी, कहीं कोई रिलेटिव तो नहीं आ गया। भाग के फौरन जो बहन है वो दरवाजा खोलती है। जैसे ही दरवाजा खोलती है, बाहर उसने जो कुछ देखा, उसे देखने के बाद खुश भी थी, हैरान भी थी, शौक सदमे में भी थी और शौक भी थी। बाहर नवीन खड़ा हुआ था। बहन उसे देखती है, फौरन उसे खींच के अंदर लाती, भैया तुम कहां चले गए थे। अब नवीन अंदर आता है। अंदर आते ही जो अनुपल्लवी थी वो अपने पति को देखती है। वही पति जिसकी लाश की तस्वीर उसके फोन पे आ चुकी थी, जिसने सामने कत्ल होते एक तरह से देखा, लाश देखी, और जिसके लाश को सुपारी किलर्स ने ठिकाने लगा दिया था। वही नवीन जिंदा भी खड़ा था, वही नवीन सुरक्षित भी खड़ा था। अब ये चीज जैसे ही नवीन के बारे में जो उसकी वाइफ है वो देखती है, एक तरह से सदमे में चली जाती है, मानो काटो तो खून नहीं। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि आखिर वो बच कैसे गया, और उसका तो कत्ल हो गया था तो जिंदा कैसे खड़ा है। अब ये तमाम चीज जब इधर पत्नी का हाव भाव ऐसा, इधर बहन अलग खुश, इसी बीच तमाम लोग और अड़ोसी पड़ोसी आ गए कि भाई नवीन लौट आया जो पिछले 12-13 दिन से गायब है। तमाम लोग आ गए। इसी बीच पुलिस में फोन चला गया कि भाई नवीन लौट आया जो इतने दिन से गायब है। पुलिस को भी लगा कि चलो ज्यादा मेहनत हमें नहीं करनी पड़ी, खुद ही ये केस सुलझ के आदमी लौट आया। लेकिन इसी बीच एक बड़ा सवाल ये था 2 लोगों के मन में, पत्नी के मन में कि आखिर जिसकी लाश को हमने देखा, सर बुरी तरह कुचला हुआ, तमाम चाकुओं से पूरा शरीर गोदा हुआ, वो जिंदा कैसे। और इधर बाकी परिवार वालों के जहन में सवाल कि आखिर जिस आदमी को हम 12 दिन से तलाश रहे हैं, 13 दिन से, वो आखिर था कहाँ। तो फिर यहीं से पूछताछ हुई उससे, और जब पूछताछ हुई तब जो कहानी निकल के सामने आई वो वास्तव में हैरान करने वाली थी, रुला देने वाली थी। दरअसल जो नवीन था अपनी पत्नी अनुपल्लवी को बेहद प्यार करता था, बेहद चाहता था। यानी उसकी दुनिया, इसकी जिंदगी अगर कोई थी तो वो अनुपल्लवी थी। लेकिन अनुपल्लवी इधर किसी और के प्यार में, उसी प्यार के साथ मिलके फिर उसने सोचा कि अगर नवीन हट जाए तो जो हमारा आशिक है उसके साथ हमारी ज़िंदगी बढ़िया चलेगी। इसी वजह से उसने जब सुपारी दी, और सुपारी किलर्स ने नवीन को जब गाड़ी में बैठाया, बैठाने के बाद से जब अलग अलग रास्तों से उसको सुनसान जगह पे ले जा रहे थे तो नवीन को डाउट हुआ। जब डाउट हुआ उसने मना किया कि भैया मैं नहीं जा पाऊंगा। तब इन लोगों ने हथियार निकाल लिया और कहा कि अगर तुम नहीं जाओगे तो फिर तुमको मारेंगे पीटेंगे। हथियार के डर से नवीन वहां पे लेके जाता है। जाने के बाद कहते हैं कि अच्छा आपको कुछ लूटना उठना हो तो लूट लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए, नहीं तो मेरी बीवी परेशान हो जाएगी अगर मैं घर पे नहीं जाऊंगा तो। अब ये लाइन जब नवीन बोलता है, बोलने के बाद तीनों जो किलर्स थे, हरीश, नागराजू और मुगलिन, ये तीनों हैरान हो जाते हैं कि वही बीबी इस आदमी को मरवाने के लिए सुपारी दे रही है, और इधर ये कह रहा है कि अगर मैं टाइम से घर नहीं गया तो मेरी बीवी परेशान हो जाएगी। कितना मासूम इंसान है। इसी दौरान फिर इन्होंने बताया कि देखो तुम घर नहीं जा पाओगे, तुमको मारने का प्लान है,
और उसके लिए हमने पैसे लिए। अब ये बात जब ये सुनता है तो सुनने के बाद बड़ा अजीब इसको लगता है नबीन को कि भाई मुझे मारने के लिए सुपारी और पैसे। उसने पूछा कितने रुपए? इन्होंने बताया कि 2 लाख रुपए। उसे और अजीब लगे कि भाई 2 लाख रुपए मुझे मारने के लिए कौन देने लगा? किसके लिए मैं इतना बड़ा खटक रहा हूं उसकी आंखों में कि 2 लाख रुपए? तो उसने पूछा कि भैया अच्छा ठीक है, आप पैसे लिए तो मारेंगे ही, लेकिन मरने वाले की एक आखिरी इच्छा होती है, मेरी भी आप पूरी कर दीजिए। मैं बचने की कोई कोशिश नहीं करूंगा, आप आराम से मुझे मार लीजिए कि कम से कम मैं जान तो लूं कि मेरा दुश्मन कौन है। अब ये तीनों जब सुनते हैं तो इन्हें लगता है यार ये कैसा इंसान है, आदमी छोड़ने की बात करता है और कहता है कि 2 लाख मुझसे ले लो, मुझे छोड़ दो, लेकिन अब ये पूछ रहा है। खैर इसकी आखिरी इच्छा है तो बता ही देते हैं। तब वो बताते हैं कि एक कोई हेमंता है और उसकी जो गर्लफ्रेंड है अनुपल्लवी। अब तीनों किलर सामने खड़े, नबीन उनसे लड़ पड़ता है और कहता है कि हेमंता तो ठीक है, लेकिन मेरी वाइफ अनु वो नहीं हो सकती। अब कह रहे हैं कि मारना हो तो मारो, लेकिन उसके ऊपर इल्जाम मत लगाओ। अब ये बात ये तीनों सुनते उन्हें लगा यार ये कैसा इंसान है। इन्होंने भी ठान ली कि अब मैं प्रूफ करके रहूंगा। इन्होंने फिर तस्वीर दिखाई, चैट दिखाई, फोन दिखाया। अब ये तमाम चीजें जब वो सुनता है तब वो खुद कहता है कि भैया मुझे मार दीजिए, नहीं तो फिर ऐसी जिंदगी का मैं करूंगा क्या। अब ये तीनों जब ये बात सुनते हैं, सुनने के बाद इन्हें लगता है कि यार ये इंसान है या देवता है और इसको मारा नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि ठीक है एक काम करो, तुम बस लेट जाओ। उन्होंने नबीन को लिटाया और कुछ नकली खून, नकली चीजें और ऊपर से भारी भारी पत्थर धीरे से रख दिया। तस्वीर खींची, वीडियो बनाया, हेमंता के फोन पे भेज दिया और भेजने के बाद नबीन से कहा कि अब तुम जा सकते हो और 1-2 दिन तक न जाना ताकि हम पैसे ले लें। नबीन ने कहा कि मैं घर जाऊंगा ही नहीं, किस मुंह से जाऊंगा और उस पत्नी को किस मुंह से देखूंगा। इधर फोटो हेमंता के फोन पे आ गई, इधर फिर अनुपल्लवी ने भी देखा। लेकिन जब हेमंता, चूंकि जो बॉयफ्रेंड था उसने सुपारी भले ही दे दी थी अपनी गर्लफ्रेंड यानी अनुपल्लवी के कहने पे, लेकिन एक दिक्कत ये थी कि वो भी कोई पेशेवर क्रिमिनल था नहीं और जिस हिसाब से उसने कत्ल की तस्वीरें देखी थी उसके अंदर इतनी आत्मग्लानि हुई, इतना उसको ये लगा कि यार मैंने ये क्या करवा दिया, एक अच्छे इंसान को मरवा दिया। उसने खुद 1 अगस्त को फांसी लगा ली। और इधर नवीन जो था वो इस उम्मीद में कि भैया किस मुंह से मैं घर पे जाऊं, अपनी उस पत्नी को जिसको मैं जान से ज्यादा मानता था, उसने जब मेरी सुपारी दे दी तो मैं उसे कैसे फेस करूंगा। इस वजह से जो नवीन था 12-13 दिन तक दर बदर भटकता रहा, लेकिन उसे लगा कि यार भटकने से क्या फायदा, चलो मैं सब भूल जाता हूं और अपनी पत्नी को माफ करके घर चला जाऊंगा। लेकिन अब पुलिस ये तमाम बयान सुनती है, जांच पड़ताल करती है, तीनों जो किलर्स थे उनको गिरफ्तार करती है, हेमंता के घर जाती तो पता चलता है कि हेमंता ने सुसाइड कर लिया है। अनुपल्लवी को गिरफ्तार करती है, पूछताछ होती है तो पता चलता है कि अनुपल्लवी की जो माँ थी वो भी उसमें शामिल थी। तो कहते हैं ना कि अगर माँ अपने पे आए और अपनी निजता पे उतर जाए तो अपनी बेटी का घर भी बर्बाद करती है। और अब मेरा सवाल जो आपसे शुरू में था कि क्या इसी इंसान को मरने के लिए उसकी जान का जाना जरूरी है, तो अगर जरूरी नहीं है या फिर जरूरी है तो नवीन क्या जिंदा है इतनी तमाम चीज़ें झेलने के बाद? ये सवाल मेरा आपसे रहेगा। तो इस सवाल का जवाब आप जरूर दीजिएगा और साथ ही इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके अपनी राय जरूर रखिएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी ऐसी ही कहानी के साथ। और अगर आप ऐसी कहानियों को सुनना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।